आज का हमारा टॉपिक होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन पे। ये नाम जितने सुनने में मुश्किल हैं, अगर आप इनको एक दफ़ा समझ जाओ वो उतने ही आसान है। दैट इज़ वाई इसमें मैं एक प्री मेड एनिमेटेड वीडियो डालूंगी जिससे आपको लेक्चर की मज़ीद बेहतर समझ आएगी एंड ऑब्वियसली समरी नोट्स भी इंक्लूडेड होंगे लेक्चर के एंड पे। सो दिस इज़ द रिव्यू ऑफ द लास्ट लेक्चर एंड टुडेज़ लर्निंग आउटकम्स इंक्लूड्स दीज पॉइंट्स। सो विल स्टार्ट. Electron transport chain. The electron transport chain consists of a spatially separated series of redox reactions. वो reactions जिनमें reductions और oxidation साथ साथ हो रही हों, उन reactions को आप redox reactions कहते हो. The underlying force driving these reactions is the Gibbs free energy of reactants and products. So as you know कि हमारे पास गिब्स फ्री एनर्जी या गिब्स फ्री एनर्जी चेंज में हमने ये बात पढ़ी थी कि अगर हमारे पास हाई एनर्जी रिएक्टेंट्स लो एनर्जी प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं तो उसमें क्या होता है कि एनर्जी रिलीज़ होती है। जब हाई एनर्जी रिएक्टेंट्स लो एनर्जी प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो एनर्जी एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज़ होती है। सो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन क्या होता है? Oxidative phosphorylation is the metabolic pathway in which cells use enzymes to oxidize nutrients, thereby releasing energy which is used to produce adenosine triphosphate. तो सिंपल ज़ुबान में वो ये कहता है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम जो चीज़ें खाते हैं न्यूट्रिएंट्स उनमें से हम एनर्जी निकालते हैं। न्यूट्रिएंट्स विच इज़ यूज टू प्रोड्यूस ATP, मतलब न्यूट्रिएंट्स से हम ATP किस तरह बनाएंगे उस प्रोसेस को हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कहते हैं। कहते हैं ना कि इस चीज़ में बहुत ताकत है कि आपको कहा जाता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल दैट बीफ मीट इज़ वेरी मच फुल ऑफ एनर्जी बिकॉज क्योंकि उसमें से एनर्जी ज़्यादा बनती होगी, ATP ज़्यादा बनते होंगे, तो वो न्यूट्रिएंट का एनर्जी बनने तक का जो प्रोसेस होता है वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के थ्रू होता है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, द प्रोटॉन ग्रेडियंट रन्स डाउन हिल टू ड्राइव द सिंथेसिस ऑफ ATP। अब जब ये बात आपको यहाँ पे लिखी अभी समझ नहीं आएगी जब तक आप डायग्राम नहीं देखोगे या जब तक आप एनिमेटेड वीडियो नहीं देखोगे। सो दैट इज़ वाई मैं अभी सिर्फ इसको यहाँ पे जिसे कहते हैं आगे बढ़ूँगी और फिर ये बात रिपीट करूँगी जब हम डायग्राम पे दोबारा जाएंगे। तो अभी के लिए ये बात याद रखें कि हमारे पास जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है तो उसका आपको स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। उसका एक आउटर मेम्ब्रेन होता है और एक इनर मेम्ब्रेन होता है। इनर मेम्ब्रेन पे फोल्डिंग्स होती हैं जिसको आप क्रिस्टी कहते हो। ये जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन का जो फिनोमेना है वो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे हो रहा होता है। तो ये कीवर्ड याद रखिए कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो होता है उसके ऊपर आपका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन का प्रोसेस टेक प्लेस कर रहा है। ये स्लाइड का सबसे ज़्यादा हाई यील्ड पॉइंट है। कन्वर्जन ऑफ फूड एनर्जी टू ATP। अब यहाँ भी हम की पॉइंट डिस्कस करेंगे कि किस तरह जो भी आप फूड खा रहे हो इन द फॉर्म ऑफ फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, वो अल्टीमेटली आपका ATP किस तरह बनाती है। तो आपको पता है जब आप फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करते हो तो फैट्स आपके फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं, कार्ब्स आपके ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं, प्रोटीन्स आपके अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं और अल्टीमेटली ये सब कुछ आपके माइटोकॉन्ड्रिया में जाके फैटी एसिड्स, ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड्स वो एसिटाइल CoA में कन्वर्ट होते हैं। इन एडिशन टू दैट बीटा ऑक्सीडेशन के थ्रू आपके जो फैटी एसिड्स हैं वो भी कन्वर्ट होते हैं टू फॉर्म एनर्जी। तो इनिशियली आपके अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज और ग्लिसरॉल आपका एसिटाइल CoA बनाता है माइटोकॉन्ड्रिया में जाके। Similarly, your fatty acids also form acetyl CoA and that acetyl CoA undergoes beta oxidation, जिसके हमने स्टेप्स पढ़े थे जिसमें आपके 4 स्टेप्स होते हैं और डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं जो वो स्टेप्स को करवा रहे होते हैं। तो आपने असाइनमेंट भी बनाई थी तो आपको याद होगा। तो उसके एंजाइम्स का रोल हम अभी रिवाइज़ करेंगे। तो ये आपने याद रखना है कि जब एसिटाइल CoA बन जाता है तो बीटा ऑक्सीडेशन के थ्रू प्रोटॉन्स रिलीज़ होते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको एक बात याद दिलाना चाहती हूँ कि अगर आप रिवाइज़ करें कि हमने स्टेप नंबर 1 क्या पढ़ा था बीटा ऑक्सीडेशन का, तो हमने स्टेप नंबर 1 बीटा ऑक्सीडेशन का ये पढ़ा था कि बीटा ऑक्सीडेशन में एसिटाइल CoA डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम उस पर एक्ट करता है और वो एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। और वो एंजाइम क्या करता है कि एसिटाइल CoA में से
निकालता है हाइड्रोजन को और वो FAD को FADH2 में कन्वर्ट कर देता है। अगर आपको याद हो तो FAD को FADH2 में कन्वर्ट कर देता है, जो हमारे पास उसके अंदर हाइड्रोजन का एक्सेप्टर था। सिमिलरली स्टेप नंबर 3 जो बीटा ऑक्सीडेशन था, उसमें भी हमारे पास एंजाइम था 3 हाइड्रोक्सी असाइल डीहाइड्रोजिनेज। तो डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम क्या करता था कि रिएक्टेंट में से हाइड्रोजन निकाल के हाइड्रोजन एक्सेप्टर को देता था, जो कि हमारे पास क्या था NAD+, जो NAD+ को NADH में कन्वर्ट कर देता है। तो अभी मैं आपको यहाँ पे डायग्राम ये बीटा ऑक्सीडेशन की दिखाऊंगी भी, जब हम आगे चलेंगे कि बीटा ऑक्सीडेशन में हमने किस तरह पढ़ा था कि हमारे पास बन रहे थे। तो फ़िलहाल के लिए ये याद रखिए कि अल्टीमेटली इन सब फूड आइटम्स में क्या काम करना है, आपके जो हाइड्रोजन एक्सेप्टर्स हैं उनको हाइड्रोजनेट कर देना है। लाइक FAD को FADH में कन्वर्ट कर देना है, NAD+ को NADH में कन्वर्ट कर देना है। तो अल्टीमेट काम ये होता है हमारे पास। ATP का क्या काम होता है, आपकी एनर्जी बनाना, मतलब वो खुद एक एनर्जी होती है। सो वर्किंग मसल रिसाइकल्स ओवर 10 मिलियन ATPs पर सेकेंड। तो 10 मिलियन ATPs एक वर्किंग मसल को चाहिए होते हैं। थ्रू द प्रोसेस ऑफ कैटाबॉलिज्म आपका जो ATP है उससे आपका क्या होता है, एनर्जी यूज़ होती है, और उसमें एनर्जी भी ऐड होती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ कैटाबॉलिज्म। अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या होता है। अभी भी अगर आपको किसी भी बात में अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हो रही है तो वो अभी डिस्कस होगी जब हम एनिमेटेड वीडियो और समरी नोट्स पढ़ेंगे। तो आपने ये बात याद रखनी है कि दैट वी हैव एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन विच इंक्लूड्स अ सीरीज ऑफ प्रोटीन बिल्ट इनटू द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ये आपको राइट साइड पे आपको इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन नज़र आ रही होगी, जिसके ऊपर आपको प्रोटीन्स एम्बेडेड नज़र आ रहे हैं। आपको याद होगा कि आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या होता है, वो एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। उसका एक आउटर मेम्ब्रेन है और एक इनर मेम्ब्रेन है। तो उसकी जो इनर मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, जहाँ पे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होनी होती है, वहाँ पे ये आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के प्रोटीन्स का सीरीज़ पड़ा होता है। सीरीज ऑफ प्रोटीन बिल्ट इनटू द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन along the cristae or foldings, and these are transport proteins and enzymes. Transport of electrons down the electron transport chain linked to pumping of protons to create a proton gradient. ये बात भी बहुत टेक्निकल या मेंशन उसने कर दी है। अब एनिमेटेड वीडियो देखेंगे और उसके बाद हम उस एनिमेटेड वीडियो को डिस्कस करेंगे। तो कहना क्या चाहता है कि अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के बाद अल्टीमेटली क्या होता है कि एक ग्लूकोज में से 36 ATP बन जाते हैं। और प्री रेक्विजिट क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन सिर्फ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। इस स्लाइड के अंदर उसने सिर्फ ये बात आपसे की है कि राइट साइड पे आपको नीचे की तरफ नज़र आ रहा है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया में भी कहाँ, उसके इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के ऊपर। लेकिन कुछ फॉस्फोरिलेशन सबस्ट्रेट लेवल पे भी हो रहे होते हैं, लाइक साइटोसोल में भी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन होती है। मतलब कि आपके जो सबस्ट्रेट्स होते हैं विच आर बीइंग, जैसे कि आपके सबस्ट्रेट्स होते हैं कार्ब्स या फैट्स, जिनके नतीजे में आपके सेल के अंदर फैटी एसिड जो ग्लूकोज जा रहा है, तो वो खुद जो सा है आपका ATP बना देते हैं विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। तो उसके ज़रिए भी आपका ATP बन सकता है, लेकिन वो ATP की अमाउंट बहुत कम होती है कंपेयर टू द ATP फॉर्म्ड एज अ रिज़ल्ट ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। यही स्लाइड आगे जाके रिपीट होगी, आपको पता चलेगा कि सबस्ट्रेट लेवल की फॉस्फोरिलेशन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, इनमें क्या फ़र्क होता है। दोबारा से उसने बात रिपीट की है कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन हो कहाँ पे रहा है, इट अकर्स एट द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, in the bacterial cell membrane. इसमें आप अप्रिशिएट करें कि ये ज़रूरी नहीं है बैक्टीरिया का हो, हम ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं, लेकिन चूंकि उसने बैक्टीरिया की एग्जांपल लेके शुरू किया तो बैक्टीरिया में भी इसी तरह हो रहा होता है।
आपने ये बात इसमें जहन में रखनी है कि हम ये जो मेम्ब्रेन नज़र आ रही है ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, और जो आपको ये सर्कल्स नज़र आ रहे हैं ना डिफरेंट कलर के स्फीयर्स, ये आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के प्रोटीन्स पड़े हैं। और जो एंड पे आपको येलो कलर की चीज़ पड़ी नज़र आ रही है, ये आपका एटीपी सिंथेज का कॉम्प्लेक्स है जिसकी हम डिस्कशन करेंगे। ये कॉम्प्लेक्स ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में हेल्प करता है। सो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन तब होती है जब सारे इलेक्ट्रॉन्स आपके इन स्फीयर्स में से पास करके इस तक पहुंच जाते हैं, जो कि अभी आपको नज़र भी आएगा। A hydrogen consists of a proton and an electron. The electron transport chain consists of a series of special electron carrier proteins that shuttle electrons from NADH to a terminal electron acceptor, such as oxygen. Electrons enter the तो वो ये कह रहा है कि जब ये NADH जो कि बनता है बीटा ऑक्सीडेशन की वजह से, या क्रेब्स साइकिल में भी आपके NAD प्लस NADH में बन रहा होता है, सिमिलरली FAD प्लस आपका FADH में कन्वर्ट होता है बीटा ऑक्सीडेशन के स्टेप 1 में, तो वहाँ से आपके जो ये NADH FADH आते हैं और ये प्रोवाइड करते हैं अपने जो H होता है इनके पास द हाइड्रोजन एटम। ये हाइड्रोजन एटम अपना डोनेट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर 1 को, जिसके कॉम्प्लेक्स की हम अभी डिटेल देखेंगे। ये हाइड्रोजन एटम आपको पता है, आप सबने केमिस्ट्री पढ़ी है, हाइड्रोजन एटम में क्या चीज़ें होती हैं, एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन जो सा है वो पास कर जाता है इन सारी सीरीज़ में से, जो कि आपको कलर्ड सर्कल्स नज़र आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इनमें से पास करता है। और जो प्रोटॉन होता है H प्लस, वो ऊपर पास कर जाता है, कहाँ पे, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, मतलब इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से निकल के ऊपर चला जाता है। तो प्रोटॉन्स आपको H प्लस अभी नज़र आएंगे कि वो ऊपर जा रहे होंगे, और इलेक्ट्रॉन्स बीच में से सर्कल्स के थ्रू पास कर रहे होंगे। electron transport chain when NADH transfers its protons plus electrons to a membrane-embedded carrier protein. ये देख रहे हैं आप, जो आपके प्रोटॉन्स हैं वो ऊपर जाते जा रहे हैं, जो कि आपके हाइड्रोजन में से निकले हैं। और हाइड्रोजन किसने दिया था? NADH ने। और NADH कैसे बना था वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। तो NADH ने अपना कॉम्प्लेक्स नंबर 1 जो पड़ा था प्रोटीन, उसको अपना हाइड्रोजन दिया। हाइड्रोजन 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो गया, इलेक्ट्रॉन में और प्रोटॉन में। प्रोटॉन आप देखें मेम्ब्रेन से ऊपर जाते जा रहे हैं ब्लू कलर के, और जो इलेक्ट्रॉन हैं येलो कलर के, वो इस सर्कल्स हैं, जो ये सीरीज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की प्रोटीन्स हैं, इनमें से पास करता जा रहा है। The electrons are sequentially carried along the electron transport chain, while the protons are shuttled to the outside of the membrane. Some of the electron carriers, such as coenzyme Q, accept a proton from the inside of the cell membrane as it accepts electrons. The proton is then transported through the membrane as electrons move down the chain. ये बात है कि इलेक्ट्रॉन्स चेन के थ्रू मूव कर रहे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स, और जो प्रोटॉन निकलता है ना हाइड्रोजन में से, वो ऊपर पास होता जा रहा है। Increases the proton gradient across the membrane and enhances the proton motive force. During aerobic respiration, the last carrier protein transfers a pair of electrons to oxygen at the end of the electron transport chain. सो एंड ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे क्या हो रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में से। इन इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन एक्सेप्ट करता है, और वो ऑक्सीजन को वाटर में बना देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट अल्टीमेटली कौन करता है? ऑक्सीजन। दैट इज़ वाई ऑक्सीजन नेसेसरी होता है ऑक्सीडेट ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। And water is formed. The enzyme ATP synthase utilizes the energy of the proton motive force to synthesize ATP. This enzyme allows protons to pass back into the cell and couples the energy released in this process to the phosphorylation of ADP to form ATP. ठीक हो गया। तो आपने अभी ये बात देखी इसके अंदर कि जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में से निकल के आ गए, और उनको ऑक्सीजन ने एक्सेप्ट कर लिया, और वो वाटर में कन्वर्ट हो गए। उसके बाद ये हुआ कि जो ऊपर प्रोटॉन्स पड़े थे मेम्ब्रेन के बाहर, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के ऊपर,
वो ऊपर ज़्यादा तादाद में थे और मैट्रिक्स में वो कम तादाद में थे, तो वो डाउन हिल मूव करते हैं फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू द एंजाइम कॉल्ड एटीपी सिंथेज। और जो वो एनर्जी रिलीज़ होती है जब वो फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूव करते हैं, डाउन हिल मूव करते हैं, तो जो वो एनर्जी रिलीज़ होती है वो एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट